दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में मैं अब तक आपको पिछली 3 वीडियोज़ में करा चुका हूँ अक्षांश व देशांतर रेखाएँ व भारत की अवस्थिति ग्लोब पर। और भारत की अवस्थिति ग्लोब के माध्यम से हमने जाना था कि भारत उत्तरी गोलार्ध का भाग रहा है। ठीक उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ, वही टॉपिक नए तरीके से, भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय में हम जानेंगे भारत की वो सामान्य बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हम भारतीय हैं, इसलिए हमें भारत के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और यदि मेरे चैनल को अब तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरी पिछली वीडियो को जाकर पहले देखें, तब इस वीडियो को देखें तो और मज़ा आएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारत के सामान्य परिचय को लेकर। तो भारत के सामान्य परिचय में अभी मैंने बताया आपको कि भारत जो रहा है वो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा रहा है। यानी ग्लोब पर हमने देखा था कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा रहा है। तो कैसे पता लगा भी हमारा भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है? वो कैसे पता लगा? वो इसलिए पता लगा कि चूंकि हमने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से देखा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत का विस्तार। देखिए, भारत जो अक्षांशीय दृष्टि से बसा हुआ है, यानी यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ तक, यानी भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ से कहाँ तक बसा हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार पाया जाता है। अब आपको मालूम है कि हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में कब आता है? जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कोई भी स्थान उसके ऊपर होता है। और हमारा भारत कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक है भारत का विस्तार? 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय दृष्टि से। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप भली बात ही बता देंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन दोस्तों, ये वो विस्तार है जो भारत की मुख्य भूमि तक लिया जाता है। ये वो विस्तार है जो भारत की मुख्य भूमि से लिया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर, आप मुख्य भूमि से आपका क्या मतलब है? देखिए, मतलब ये है कि भारत की मुख्य भूमि मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारत केवल और केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। भारत का कुछ अन्य ऐसे भी क्षेत्र हैं, ऐसे भी भूखंड हैं जो भारत के हिस्से माने जाते हैं। कुछ ऐसे द्वीप हैं जो पानी में हैं, जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैं उनको लेकर भी जिक्र करूंगा। और यदि मैं भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट देखूं, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगाऊं, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है यहाँ से मतलब जो 6 डिग्री 4 मिनट से लगाया जाएगा। अब 6 डिग्री 4 मिनट से लगाया जाएगा तो भारत का विस्तार अक्षांश दृष्टि से यदि हम यहाँ से देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार, अक्षांश विस्तार पाया जाता है। तो ये तो था हमारा भारत का अक्षांश विस्तार। अब देख लेते हैं भारत का देशांतर विस्तार। देखिए, यहाँ तक हमारा भारत बसा हुआ है, ये हमारा प्रिय भारत, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। तो ये देखा हमने भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से भारत का विस्तार। अब आपसे पूछ लेता है, अब देखिए हमने देखा भारत का जो देशांतरीय विस्तार से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्वी बिंदु पूछा जा सकता है, सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जा सकता है, पश्चिमी बिंदु पूछा जा सकता है और दक्षिणी बिंदु पूछा जा सकता है। तो साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी जानते चलेंगे कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। तो अगर मैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करूं तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ता है, किबुथु में पड़ता है। और किबुथु को और किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, वालांगू के नाम से। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की किस जगह है, किबुथु या वालांगू। ठीक, अगर भारत का पश्चिमतम बिंदु आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु है हमारा गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात के गोरमाथा में। गुजरात के गोरमाथा में भारत का पश्चिमतम बिंदु पड़ता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है और उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो भारत का उत्तरी बिंदु पड़ता है जम्मू और कश्मीर में और उसको पुकारा जाता है इंदिरा कोल के नाम से। इंदिरा कोल कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसको जानते हैं हम इंदिरा कोल के नाम से और इसको पुकारा, ये कहाँ पर पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। अब देख लेते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु। तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमिका अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, कैप कैमोरिन नाम से भी इसको पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी सुदूर बिंदु या दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमिका नहीं, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो भारत नाम की जो जगह है उसका बिंदु पूछ ले जाए तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है, इसको पुकारा जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट के नाम से। क्या दोस्तों इसका कोई और भी नाम है, हाँ बिल्कुल इसका और भी नाम है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। तो दोस्तों आपने जाना भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी बिंदु। आगे हम बात को बताएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में खड़ा है, कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में खड़ा है और उसको भारत को पार करना है, भारत को पार करना है पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, तो उसको कितने किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ेगी यदि वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चले, बिल्कुल यदि वो एक सीधी रेखा में चले तो उसको कितने किलोमीटर की दूरी चलनी होगी। यानी भारत का पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है, 2933 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई ट्रेन बिल्कुल सीधी रेखा में इंदिरा कोल से चली और कहाँ पर पहुंची, कन्याकुमारी तक, तो उसने कितनी दूरी तय करी, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो ये भारत संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अब तक आपको बताई है। अब दोस्तों एक बात और महत्वपूर्ण आती है भारत के संबंध में कि वह कौन सी रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो वह रेखा है ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा।
ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची जाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। और ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है या कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऐसा एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी शायद पूछेगा, तो ये जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक रेखा और महत्वपूर्ण आपके लिए होती है, एक रेखा यहां से है, ये भी रेखा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रेखा कौन सी है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये क्या है? ये है भारत की मानक समय रेखा। ये क्या है? भारत की मानक समय रेखा, यानी ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये भी आपको सारी बात मैं बताऊंगा। अभी तक हमने क्या जाना, सामान्य बातें हम भारत की जान रहे हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दोस्तों कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितने घंटे आगे है? तो दोस्तों ये है 82.5 डिग्री। ये कितनी है दोस्तों? 82.5 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब मैं देशांतर रेखाएं आपको पढ़ा रहा था कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में कितनी दूरी पाई जाती है? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। अब देखो 0 डिग्री और यहाँ 82.5 डिग्री, 82.5 यानी 82 की अगर हम बात करें और हम 4 की गुणा करें तो 82 की 4 में गुणा करें तो दोस्तों कितना बैठता है? 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 यानी 328 मिनट, 328 मिनट बैठता है। अभी आधा डिस्टेंस और है यानी 2 मिनट और बैठेगा, यानी 2 मिनट इसमें और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। अब 330 मिनट को यदि हम 60 से भाग करें, 60 से भाग क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि हमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना है। इसको हमने भाग करा तो 6 पंजे 30 पॉइंट 6 पंजे 30 यानी 5.5 घंटे ऐसे दिखा सकते हैं या इसको ऐसे दिखा सकते हैं, 5.5 घंटे आगे। ठीक, आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि भारत की मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितने घंटे आगे है और क्यों है। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा के साथ साथ और भी क्वेश्चन पूछ लेता समय को देखते हुए। आपसे पूछ लेगा कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, यहाँ पर कोई सूरज यहाँ पर सुबह को निकलने वाला सूरज वो सुबह 6 बजे निकला, तो ये गुजरात के गोरमाथा में कितने समय पर दिखाई देगा? ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन तब जब आप नहीं पढ़े हो। अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, भारत का विस्तार कितना है अभी? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब आप लगा सकते हो लगभग 30 डिग्री, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 68 से आप लगाना, देख लेना, मल्टीप्लाई इसको डिस्ट्रैक्ट करके मतलब माइनस करके 30 डिग्री के अगर 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाए? 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम 6 से भाग करेंगे, 60 से, क्योंकि हमें घंटों में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 घंटे। तो भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। यानी अगर सूरज सुबह अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे दिखाई दिया है, 6 बजे निकला है, तो वो गुजरात में कितने बजे निकलेगा? 8 बजे निकलेगा। दोस्तों आई होप कि इस सीरीज को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। आगे भारत के संबंध में जो जानने योग्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? ये तो थी भारत के विस्तार से संबंधित कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है दोस्तों कि भारत की आकृति कैसी है, भारत दिखने में कैसा है? तो दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ से आप ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, इसको देखो, यानी भारत लगभग कैसा दिखाई देता है? चतुष्कोणीय। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? चतुष्कोणीय। तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की
आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय। तो भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? चतुष्कोणीय है, क्योंकि ये भारत लगभग पतंग के आकार का चतुष्कोणीय हमें दिखाई पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, वह भूखंड जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहा जाता है, लेकिन वह भूखंड जिसके तीन ओर पानी हो उसे द्वीप नहीं कहा जाता, उसे प्रायद्वीप कहा जाता। प्राय मतलब ज़्यादातर, यानी ऐसा द्वीप जो ज़्यादातर द्वीप की तरह दिखता हो। ठीक, तो प्रायद्वीप। अब देख सकते हो कि भारत तीन ओर से पानी से घिरा है। क्यों घिरा है? पानी से कैसे घिरा है अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, इधर भारत के इधर है अरब सागर, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। और यहाँ पड़ती है आपके पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। अब दोस्तों, पूर्व में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और इसमें क्या नीचे क्या पड़ता है? हिंद महासागर। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि इधर पश्चिम में, यानी दक्षिणी पश्चिम में क्या पड़ता है हमारा? अरब सागर पड़ता है, और दक्षिणी पूर्व में हमारा क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या पड़ता है? हिंद महासागर पड़ता है। यानी तीन ओर से भारत हमारा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। भारत कैसा है भाई? भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके तीनों ओर पानी है, इसलिए भारत को हम क्या कह सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है दोस्तों? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। आगे ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लिए जाननी बहुत आवश्यक है दोस्तों? देखिए, भारत के संबंध में पूछ लेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, जो कि कुल स्थलखंड का, यानी पूरी दुनिया की जितनी भी जमीन है, पूरी दुनिया की जितनी भी जमीन है, जगह है या स्थलखंड है, उसका कितने परसेंट है? 2.43%। ये स्थलखंड का कितने प्रतिशत है? 2.43%। लेकिन दोस्तों, यदि जल और स्थल दोनों का पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। दोनों का पूछ ले तो वो है 5.7%। ये आपका स्थल प्लस जल, ये दोनों का प्रतिशत हो जाएगा। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो दुनिया के कुल भूखंड का 2.43% है। और यदि दुनिया के स्थल और जल, यानी पृथ्वी पर जितना स्थल और जल है, दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत कितने प्रतिशत भारत की ज़मीन है? 5.57%। ठीक दोस्तों, आगे आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में कितनेवें स्थान पर है। तो भारत का स्थान दुनिया में, भारत का स्थान किस में? क्षेत्रफल में। किस में दोस्तों? क्षेत्रफल में कितना है? 7वां। कितना स्थान है? 7वां। अब दोस्तों एक चीज़ बताइए आप, कि जब भारत 7वें नंबर पे है, तो इसका मतलब इससे पहले देश भी होंगे, जो 6 देश इससे बड़े होंगे, जो भारत से ज़्यादा भूमि रखते हैं। तो क्यों ना हम साथ ही साथ उन देशों को भी पढ़ लें। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप उन देशों को याद कर सकते हैं जो भारत से ज़्यादा ज़मीन अपने पास रखते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है। रूस कर
चील, अमेरिकन झील, आई। वैसे देखने में आपको वैसे लग रहा होगा सर ने क्या लिख दिया, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि इससे दुनिया के 7 सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाले देशों की जानकारी आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्योंकि हमको केवल कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही नहीं चलना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। और स्मार्ट स्टडी कहती है कि कम मेहनत और आउटपुट ज़्यादा। देखिए रूस, मतलब सबसे पहले कौन आएगा? रूस, कर से कनाडा, चीन से चीन आ जाएगा, इससे अमेरिका आ जाएगा, झील से ब्राज़ील आ जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और दोस्तों ई से आएगा हमारा प्यारा इंडिया। यानी हमारा प्यारा इंडिया 7वें नंबर पे है। और उससे पहले कौन कौन है? एक रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को 7वें स्थान पर देखा, और उसके साथ साथ भारत से पहले जो छठे 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले स्थान पर जो आ रहे थे उन देशों को भी साथ साथ में हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो था क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या अब जनसंख्या की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग है। भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ के लगभग है। अब 121 करोड़ के लगभग है, ये दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? ये दुनिया की 17.5% है। दुनिया में जितनी भी जनसंख्या रह रही है उसका 17.5% भारत में रहता है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में जनसंख्या का 17.5%, दुनिया की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जबकि इन लोगों को रहने के लिए दुनिया का मात्र कितना भूखंड दिया गया है? 2.43%। इसका मतलब यह है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति है, जिसको हमें कंट्रोल करने के बारे में सोचना होगा। और एक बात बड़ी दुख की है दोस्तों, मैं साथ ही साथ बता देता हूँ आपको कि भारत ही एक ऐसा पहला देश है जिसमें परिवार नियोजन लागू हुआ था। और भारत ही एक ऐसा देश है परिवार नियोजन लागू होने के बावजूद भी जिससे आज तक जनसंख्या नहीं कंट्रोल हो पाई। ये चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है दुनिया में। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 2035 तक या 2030 तक हम लोग चीन देश को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और चीन की स्टेबल हो चुकी है। तो भारत का स्थान कितना है? स्थान कितना है? तीसरा किसमें? विश्व में। विश्व में तीसरे स्थान पर हमारा भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों मैं आज आपको करा रहा हूँ भारत के सामान्य परिचय, यानी भारत की वो सामान्य बातें जो आपको जाननी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। मैंने आपको बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। देखिए, अब मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया, जनसंख्या की दृष्टि से बताया, और भी बातें हैं। मैंने आपको कर्क रेखा आपको बताई कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का मानक समय लिया जाता है, अर्थात भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का एक ज़िला है नैनी। और नैनी जिसको वर्तमान में मिर्ज़ापुर जिला है, जिसका एक क्षेत्र है नैनी, और नैनी जिले से भारत का मानक समय लिया जाता है। और भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पर। ठीक है।
आई होप कि आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अभी की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आगे मैं आपको भारत से संबंधित और बहुत सारे तथ्य बताऊंगा। अब आप दोस्तों देख सकते हो, जब भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, दोस्तों भारत जब एक प्रायद्वीपीय देश है तो कहीं ना कहीं जल के साथ भी सीमा साझा करता होगा। यानी जब जल के साथ सीमा साझा करता होगा तो भारत की तटीय सीमा भी होगी और भारत की जलीय सीमा भी होगी और भारत की स्थलीय सीमा भी होगी। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आगे मैं वैसे इसको और स्पष्ट तरीके से बताता हुआ चलूँगा। अभी आप देख लीजिएगा कि भारत की सीमा, भारत की सीमाएं, भारत की 3 प्रकार की सीमा बनती हैं, स्थल, तटीय और जलीय सीमा। अगली क्लास में मैं इसी चीज़ को डिस्कस करूंगा कि स्थलीय सीमा को कितने किलोमीटर की है, तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है, जलीय सीमा कितने किलोमीटर की है। और नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपका लेके चलूंगा, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों को लेकर मैं जिक्र करूंगा और उससे संबंधित मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा और उनको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उनसे जुड़ी सीमा रेखा की बात करेंगे कि उस सीमा रेखा को किस किस नाम से पुकारा जाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है, भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है। वैसे भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा है ही नहीं, वो एक जल संधि के माध्यम से जुड़ी हुई है जिसको पाक जल संधि के नाम से पुकारा जाता है। भारत और चाइना की सीमा रेखा को लेकर बात करेंगे और उस पर तैनात, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो हमारी स्थलीय सीमा साझा होती है, उस पर जो भारत की सीमा पर तैनात जो हमारी फोर्स है वो कौन सी होती है, इस बात को लेकर जिक्र करूंगा। तो आने वाली वीडियो होगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण वो वीडियो रहेगी। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो वीडियो आपको बहुत ही बेहतर लगेगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको करंट और ओल्ड दोनों को जोड़कर आपको समझाने का प्रयास मैं आपको सामने करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद।